नमस्कार मित्रों, प्रतिमान क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम जालोर उज्जैन कन्नौज शाखा के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज की कक्षा में हम इसी शाखा के अगले महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका शासनकाल 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक रहा। ये वत्सराज प्रतिहार और सुंदर देवी के पुत्र थे। नागभट्ट द्वितीय थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ये बचपन से ही भगवती देवी की भक्ति करते थे और इन्हीं देवी की भक्ति में लीन रहते हुए नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा जल में समाधि ले ली थी। अब हम आगे बात करें तो इसी नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अभी तक ये केवल प्रतिहार कहलाते थे, लेकिन नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे। तो परीक्षा में सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि किसके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए, तो ध्यान रखना नागभट्ट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अब हम आगे बात करें तो नागभट्ट द्वितीय के पिता वत्सराज ने जिस कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किया था, उसी कन्नौज पर नागभट्ट द्वितीय ने विजय प्राप्त की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो कन्नौज को अपनी राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने बनाया। अब देखना, गुर्जर प्रतिहारों की इस शाखा की 3 राजधानियां हो चुकी है और तीनों ही राजधानियां नागभट्ट नाम के व्यक्ति ने बनाई हैं। पहली 2 राजधानियां जालोर और उज्जैन नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी, जबकि कन्नौज को अपनी राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने बनाया। अब हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय की उपाधियों के बारे में। इसकी 2 उपाधियां थी। एक है नागावलोक। तो नागभट्ट द्वितीय को नागावलोक के नाम से भी जाना जाता था। नागभट्ट प्रथम को भी नागावलोक के नाम से जाना जाता था, यानी नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय दोनों को ही नागावलोक नाम से जाना जाता था। दूसरी उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर हुई विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी और इस उपाधि का उल्लेख मिलता है बकुला अभिलेख में। अब हम बात करें नागभट्ट द्वितीय की विजयों के बारे में, तो इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय की विजयों का उल्लेख किया गया है और इस ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा गया है कि आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग। आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग इत्यादि राज्यों के नरेशों ने नागभट्ट द्वितीय की युवा शक्ति के समक्ष इस प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार पतंगे अग्नि के समक्ष करते हैं। यानी इन राज्यों के नरेशों ने नागभट्ट द्वितीय की युवा शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर आगे ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है कि आनर्त, ये आनर्त प्रदेश है गुजरात का काठियावाड़ का हिस्सा। आनर्त, मालव, मत्स्य, वत्स, किरात, तुरुस्क। आनर्त, मत्स्य, मालव, वत्स, किरात, तुरुस्क इत्यादि पर्वतीय दुर्गों के राजाओं पर नागभट्ट द्वितीय ने बलपूर्वक विजय प्राप्त की। तो पहले जो राज्य हैं इन्होंने तो नागभट्ट द्वितीय के सामने किया था आत्मसमर्पण और इन राज्यों पर नागभट्ट द्वितीय ने बलपूर्वक विजय प्राप्त की थी। अब देखो परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाएगा। परीक्षा में सवाल आएगा कि ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग इत्यादि राज्यों के नरेशों ने उसकी युवा शक्ति के समक्ष इस प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार पतंगे अग्नि के समक्ष करते हैं। उक्त पंक्तियां किसके बारे में कही गई है, तो नागभट्ट द्वितीय के बारे में कही गई। अब इसी सवाल को कैसे घुमाकर पूछेगा, वो सवाल देगा कि ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग इत्यादि राज्यों के नरेशों ने किसकी युवा शक्ति के समक्ष इस प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार पतंगे अग्नि के समक्ष करते हैं, तो उत्तर आएगा नागभट्ट द्वितीय। अब दूसरा सवाल कैसे पूछेगा, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार आनर्त, मालव, मत्स्य, वत्स, किरात, तुरुस्क का विजेता किसे माना गया है, तो नागभट्ट द्वितीय को माना गया है। अब हम आगे बात करते हैं
नागभट्ट द्वितीय के समय हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष, इस त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ नागभट्ट द्वितीय के पिता वत्सराज प्रतिहार ने किया था और ये कन्नौज को लेकर प्रारंभ हुआ था। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जब वत्सराज प्रतिहार की मृत्यु हो गई उस समय कन्नौज की गद्दी पर बैठा था चक्रायुध और वो बंगाल के शासक धर्मपाल के अधीन रहकर शासन कर रहा था। तो नागभट्ट द्वितीय के समय भी कन्नौज का शासक था चक्रायुध। इस समय कन्नौज का शासक था चक्रायुध। बात करें हम तीनों पक्षों की तो बंगाल का शासक अभी भी धर्मपाल ही था। बंगाल का शासक था धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का पहले शासक था ध्रुव प्रथम, लेकिन अब ध्रुव प्रथम की मृत्यु हो चुकी थी और ध्रुव प्रथम के स्थान पर नया शासक बन चुका था गोविंद तृतीय। बात करें गुर्जर प्रतिहार राजवंश की तो प्रतिहार वंश का पहले शासक था वत्सराज, जिसने इस त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किया था, लेकिन वत्सराज की भी मृत्यु हो चुकी थी और अभी शासक है नागभट्ट द्वितीय। तो वत्सराज के बाद अगला शासक बन चुका है नागभट्ट द्वितीय, जिसके बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हो गए नागभट्ट द्वितीय के समय सभी त्रिपक्षीय संघर्ष के शासक। कन्नौज पर शासन है चक्रायुध का, बंगाल का शासक अभी भी धर्मपाल है, राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव प्रथम जिसकी मृत्यु हो चुकी है और नया शासक बन चुका है गोविंद तृतीय, और प्रतिहार वंश का शासक है नागभट्ट द्वितीय। अब की बार हमला सबसे पहले किसने किया? नागभट्ट प्रथम के समय। तो सबसे पहले अब की बार हमला किया गोविंद तृतीय ने, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक है। इसने देखा कि नागभट्ट द्वितीय अपनी उत्तरी भारत में शक्ति को बढ़ा रहा है। अभी हमने नागभट्ट द्वितीय की विजय पढ़ी थी, तो इससे पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय की शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी। तो गोविंद तृतीय ने सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण किया और सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय को हराया, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक हमेशा से ही प्रबल शासक रहे हैं और सदैव इन्होंने दूसरों को परास्त किया है। तो गोविंद तृतीय ने सबसे पहले तो नागभट्ट द्वितीय को हराया, नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया। फिर गोविंद तृतीय चला धर्मपाल और चक्रायुध की तरफ। जैसे ही गोविंद तृतीय कन्नौज की तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ा, चक्रायुध और धर्मपाल आकर इसके चरणों में गिर गए और बोले माई बाप क्षमा करो, और दोनों ने ही गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली। बात करें हम चक्रायुध और धर्मपाल की, इन दोनों ने ही इस गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली। अब कुछ समय बाद वही होना था कि गोविंद तृतीय तो लौट गया अपने राज्य, यानी गोविंद तृतीय वापस लौट गया दक्षिणी भारत। और जैसे ही गोविंद तृतीय दक्षिणी भारत लौटा, अब की बार बारी थी नागभट्ट द्वितीय की। तो नागभट्ट द्वितीय ने सबसे पहले हमला बोला कन्नौज पर और चक्रायुध को परास्त किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो कन्नौज को राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। अब कन्नौज नागभट्ट द्वितीय की राजधानी बन चुकी थी। अब जैसे ही इस बात का पता धर्मपाल को चला कि नागभट्ट द्वितीय ने तो कन्नौज पर कब्जा कर लिया, कब्जा ही नहीं किया, उसको अपनी राजधानी भी बना लिया है, तो धर्मपाल आक्रमण करने चला नागभट्ट द्वितीय पर। लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को भी मुंगेर के युद्ध में परास्त कर दिया। यह हुआ नागभट्ट द्वितीय का त्रिपक्षीय संघर्ष। जब धर्मपाल के साथ जो ये मुंगेर का युद्ध हुआ था, इसमें नागभट्ट द्वितीय के दो प्रमुख सहयोगी सामंत थे जिनका उल्लेख मिलता है, और दोनों का ही नागभट्ट द्वितीय की विजय में प्रमुख योगदान रहा है। एक सामंत है इसका जिसका नाम मिलता है शंकरगण, और दूसरा सामंत है मारवाड़ का राजा कक। ये मारवाड़ का राजा कक वत्सराज प्रतिहार का भी सामंत रहा और नागभट्ट द्वितीय का भी सामंत रहा था। तो मुंगेर के युद्ध में जब नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया था, उस समय इन दोनों ने नागभट्ट द्वितीय का साथ दिया था। इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है? तो चाकसू अभिलेख में शंकरगण के बारे में लिखा गया है कि नागभट्ट द्वितीय के सामंत शंकरगण ने गोंड नरेश धर्मपाल को परास्त किया और संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने स्वामी नागभट्ट द्वितीय के चरणों में समर्पित कर दिया। यह लिखा गया है चाकसू अभिलेख में। तो पता चलता है कि शंकरगण ने इस युद्ध में भाग लिया था। दूसरी बात, मारवाड़ का राजा कक, तो जोधपुर शिलालेख से हमें पता चलता है कि मारवाड़ के राजा कक ने धर्मपाल के साथ हुए मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय का साथ दिया था।
तो ये है त्रिपक्षीय संघर्ष। एक बार पुनः देख लेते हैं। कन्नौज का शासक चक्रायुध है, बंगाल का शासक अभी भी धर्मपाल है, राष्ट्रकूट वंश का शासक बदल चुका है गोविंद तृतीय, प्रतिहार वंश का शासक भी बदल चुका है नागभट्ट द्वितीय। सबसे पहले अब की बार हमला किया गोविंद तृतीय ने, नागभट्ट को पराजित किया। अब चला कन्नौज की तरफ, तो कन्नौज के चक्रायुध ने और बंगाल के धर्मपाल ने, दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली गोविंद तृतीय की। कुछ समय बाद ये अपने दक्षिणी भारत वापस लौट गया। अब नागभट्ट द्वितीय ने हमला करना प्रारंभ किया। सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में हमला किया कन्नौज पर, और कन्नौज पे हमला किया, इस चक्रायुध को हराया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। जैसे ही ये बात पता चली धर्मपाल को कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया और परमानेंट यहीं आके बैठ गया, तो धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण किया, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को भी परास्त कर दिया। यह था त्रिपक्षीय संघर्ष। अब हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय की मुसलमानों पर विजय के बारे में। तो अब देखना, कुछ स्रोत हैं। एक है ग्वालियर प्रशस्ति, एक ग्रंथ है प्रबंध कोश, और एक ग्रंथ है खुमान रासो। इन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने अपने 2 सहयोगी सामंतों के माध्यम से अरब के मुस्लिम आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त की थी और उनके प्रसार को भारत के पश्चिम में ही रोक दिया था। अब बात करें हम ग्वालियर प्रशस्ति की, ये लगवाई थी गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने। प्रबंध कोश, इस ग्रंथ के रचयिता हैं राजशेखर सूरी, यानी प्रबंध कोश ग्रंथ लिखा था राजशेखर सूरी ने। बात करें हम खुमान रासो की, तो खुमान रासो ग्रंथ लिखा था दलपत विजय ने। तो इस प्रबंध कोश ग्रंथ से हमें पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय का एक चौहान सामंत था जो शाकंभरी का चौहान शासक था गुवक प्रथम। इस गुवक प्रथम ने नागभट्ट द्वितीय का सामंत रहते हुए सिंध के गवर्नर सुल्तान वारिस बेग को परास्त किया था। तो इस चौहान शासक गुवक प्रथम के बारे में पता चलता है हमें प्रबंध कोश ग्रंथ से। बात करें हम खुमान रासो की, तो एक खुमान रासो ग्रंथ मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक रावल खुमान पर लिखा गया ग्रंथ है। यह लिखा था दलपत विजय ने, और इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय का एक गुहिल वंशीय सामंत था जो मेवाड़ का गुहिल वंशीय शासक था रावल खुमान। इस खुमान ने अरब के मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त किया था। तो यह हो गई नागभट्ट द्वितीय की मुसलमानों पर विजय, जो इसने अपने 2 प्रमुख सहयोगी सामंतों के माध्यम से प्राप्त की थी। अब हम आगे बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के सामंतों के बारे में कि इसके सामंत कौन कौन रहे थे। तो हम इसके सभी सामंतों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखना, 2 सामंत तो इसके यही हो गए। एक तो हो गया शाकंभरी का चौहान शासक गुवक प्रथम, चौहान शासक गुवक प्रथम, और एक हो गया गुहिल वंशीय शासक जो मेवाड़ का शासक था, गुहिल शासक रावल खुमान, और 2 सामंत जिनके बारे में हमें धर्मपाल के युद्ध में पढ़ा था। यानी 2 सामंत तो ये हो गए जो मुसलमानों पर विजय प्राप्त की थी, और 2 सामंत वो हो गए जिन्होंने नागभट्ट द्वितीय का मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल के विरुद्ध साथ दिया था। एक हो गया मारवाड़ का राजा कक, मारवाड़ का प्रतिहार शासक कक, और एक हो गया शंकरगण। ये सभी राजस्थान से थे। तो देखना, ये हो गया शाकंभरी का चौहान शासक गुवक प्रथम, ये हो गया मेवाड़ का गुहिल वंशीय शासक रावल खुमान, ये हो गया मारवाड़ का प्रतिहार राजा कक, और शंकरगण ये चाकसू का था, और चाकसू पड़ता है जयपुर में। तो ये सभी राजस्थान से थे और नागभट्ट द्वितीय के प्रमुख सहयोगी सामंत रहे हैं। 2 सामंत थे, इन्होंने तो मुसलमानों पर विजय में नागभट्ट द्वितीय की सहायता की थी, और 2 सामंतों ने धर्मपाल के विरुद्ध हुए मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की सहायता की थी। अब हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के अंतिम समय की, यानी नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु कैसे हुई। तो चंद्रप्रभा सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है प्रभावक चरित्र। चंद्रप्रभा सूरी का ग्रंथ है प्रभावक चरित्र। इस प्रभावक चरित्र ग्रंथ से हमें पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगाजल में समाधि ले ली और अपने प्राणों का त्याग किया। तो 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगाजल में समाधि ले ली, गंगाजल में समाधि ले ली। तो जैसे ही नागभट्ट द्वितीय ने गंगाजल में समाधि ली, इसके बाद इसका पुत्र शासक बना रामभद्र। तो ये हो गया अपना नागभट्ट द्वितीय। अब हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट डाल के लिखना है, ये वत्सराज और सुंदर देवी का पुत्र था। वत्सराज वह सुंदर देवी का पुत्र था। दूसरा पॉइंट,
यह भगवती देवी की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। भगवती देवी की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आगे हम बात करें तो इसके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इसके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इसके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को राजधानी बनाया। अब बात करते हैं इसकी उपाधियों के बारे में। तो इसकी दो उपाधियां थी। तो इसकी दो उपाधियां हो गई। पहली उपाधि थी नागावलोक। इसे नागावलोक के नाम से जाना जाता था। और दूसरी उपाधि इसकी हो गई परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। और ये उपाधि इसने धारण की थी कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में। तो इसमें लिख देना है कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में धारण की। कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में धारण की। और इस उपाधि का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है बकुला अभिलेख में। बकुला अभिलेख। बकुला अभिलेख में उल्लेख मिलता है। तो ये हो गई नागभट्ट द्वितीय की उपाधि। अगला पॉइंट है कि दशरथ शर्मा ने, अच्छा एक कोटेशन और ध्यान रखनी है हम, कि नागभट्ट द्वितीय को दशरथ शर्मा ने अपने परिवार का सबसे सफल और योग्य व्यक्ति माना है। तो अगला पॉइंट है दशरथ शर्मा ने नागभट्ट द्वितीय को अपने परिवार का सबसे सफल व योग्य व्यक्ति माना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दशरथ शर्मा ने अपने परिवार का सबसे सफल व योग्य व्यक्ति किसे माना है? नागभट्ट द्वितीय को माना है। अगला पॉइंट है ग्वालियर प्रशस्ति। ये नागभट्ट द्वितीय की विजयों का उल्लेख करती है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार अब इसमें नागभट्ट द्वितीय के बारे में क्या कहा गया है? आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग ईटीसी यानी इत्यादि राज्यों के नरेशों ने नागभट्ट द्वितीय की युवा शक्ति के समक्ष इस प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार पतंगे अग्नि के समक्ष करते हैं। तो देखना ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है कि आंध्र, सिंधु, विदर्भ, कलिंग इत्यादि राज्यों के नरेशों ने नागभट्ट द्वितीय की युवा शक्ति के समक्ष इस प्रकार आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार पतंगे अग्नि के समक्ष करते हैं। आगे इसी ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा गया है कि आनर्त, मालव, मत्स्य, वत्स, किरात, तुरुस्क
इत्यादि पर्वतीय दुर्गों के राजाओं पर नागभट्टदित्य ने बलपूर्वक विजय प्राप्त की। तो ग्वालियर प्रशस्ति में किन किन प्रदेशों का विजेता बताया गया है इसे? आनर्त प्रदेश, मालव, मत्स्य, वत्स, किरात, तुरुस्क इत्यादि पर्वतीय दुर्गों के राजाओं पर नागभट्टदित्य ने बलपूर्वक विजय प्राप्त की थी। अब हम बात करें इन राज्यों की, ये राज्य कहां कहां हैं, इनकी स्थिति क्या है। तो आंध्र की बात करें तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य है। सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ प्रदेश। विदर्भ ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कलिंग ये वर्तमान में उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है कलिंग। आनर्त प्रदेश ये पड़ता है उत्तरी काठियावाड़ का भाग, यानी गुजरात का जो काठियावाड़ है उसका उत्तरी भाग कहलाता था आनर्त प्रदेश। मालव प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। मत्स्य विराटनगर, बैराट यानी अलवर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो है मत्स्य। वत्स यह है कौशाम्बी प्रदेश जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। किरात यह है हिमालय का दक्षिणी भाग। और बात करें तुरुस्क की, यहां तुरुस्कों का अर्थ है सिंध के अरबों से, यानी सिंध के अरब शासकों को कहते थे तुरुस्क। इत्यादि पर्वतीय दुर्गों के राजाओं पर नागभट्टदित्य ने बलपूर्वक विजय प्राप्त की। अगला पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो नागभट्टदित्य के समय हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के समय राष्ट्रकूट वंश का शासक था गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का शासक हो गया गोविंद तृतीय। इस गोविंद तृतीय ने सबसे पहले परास्त किया नागभट्टदित्य को। इसने नागभट्टदित्य को परास्त किया। फिर ये चला कन्नौज की तरफ, तो चक्रायुध और धर्मपाल ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। चक्रायुध व धर्मपाल ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब ये चला गया दक्षिणी भारत में वापस। अब इसके वापस जाने के बाद अब हमला किया नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्टदित्य ने चक्रायुध को परास्त कर (816 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह इसे अपनी राजधानी बनाया। अब कन्नौज को राजधानी बना लिया है नागभट्टदित्य ने। फिर धर्मपाल ने आक्रमण कर दिया नागभट्टदित्य पर। धर्मपाल ने नागभट्टदित्य पर आक्रमण कर दिया। इनके मध्य हुआ था मुंगेर का युद्ध। मुंगेर के युद्ध में नागभट्टदित्य ने धर्मपाल को हराया और इस युद्ध में नागभट्टदित्य का साथ दिया था शंकरगण और मारवाड़ के राजा कक ने। इस युद्ध में मारवाड़ का राजा कक
व सामंत शंकरगण। इस युद्ध में मारवाड़ का राजा कक और सामंत शंकरगण ने नागभट्ट द्वितीय का साथ दिया। तो ये हो गया नागभट्ट द्वितीय के समय का त्रिपक्षीय संघर्ष। अगला पॉइंट है मुसलमानों पर विजय। इसमें लिखना है ग्वालियर प्रशस्ति, प्रबंध कोश और खुमान रासो से पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने अपने दो सहयोगी सामंतों के माध्यम से सामंतों के सहयोग से पश्चिमी भारत के मुसलमानों को परास्त किया। तो ये हमें पता चलता है ग्वालियर प्रशस्ति से, प्रबंध कोश से और खुमान रासों से। अब हम बात करें ये दो सहयोगी सामंत कौन कौन थे। एक तो पता चलता है हमें प्रबंध कोश से, और प्रबंध कोश लिखा था राजशेखर सूरी ने। राजशेखर सूरी द्वारा रचित प्रबंध कोश के अनुसार राजशेखर सूरी द्वारा रचित प्रबंध कोश के अनुसार चौहान शासक गुवक प्रथम, या इसी का नाम था गोविंदराज, गुवक प्रथम या गोविंदराज ने सिंध के गवर्नर सुल्तान बेग वारिस को परास्त किया था। अब खुमान रासों से पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय के सामंत रावल खुमान ने अरब आक्रमणकारियों को परास्त किया था। और खुमान रासो लिखा था दलपत विजय ने। तो दलपत विजय द्वारा रचित खुमान रासो के अनुसार दलपत विजय द्वारा रचित खुमान रासो ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक रावल खुमान ने नागभट्ट द्वितीय का सामंत रहते हुए अरब आक्रमणकारियों को परास्त किया था। तो चौहान राजा गुवक प्रथम ने नागभट्ट द्वितीय का सामंत रहते हुए सिंध के गवर्नर सुल्तान बेग वारिस को परास्त किया था, जबकि मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक रावल खुमान ने नागभट्ट द्वितीय का सामंत रहते हुए अरब आक्रमणकारियों को परास्त किया था। अगला पॉइंट है नागभट्ट द्वितीय के प्रमुख सहयोगी सामंत। तो इसके 4 प्रमुख सहयोगी सामंत हो गए।
एक हो गया चौहान शासक गुवक प्रथम, एक हो गया गुहिल वंशीय शासक रावल खुमाण, एक हो गया मारवाड़ का राजा कक, और एक सामंत हो गया इसका शंकरगण। ये शंकरगण था, ये था चाकसू जयपुर से। तो ये हो गए नागभट्ट द्वितीय के प्रमुख सहयोगी सामंत। अब बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के अंतिम समय की। तो अगला पॉइंट डाल के लिखना है चंद्रप्रभा सूरी द्वारा रचित प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार (833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा जल में समाधि ले ली। चंद्रप्रभा सूरी द्वारा रचित प्रभावक चरित्र ग्रंथ के अनुसार 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा जल में समाधि ले ली। तो ये हो गया नागभट्ट द्वितीय। अब इसके बाद अगला शासक बना है इसका पुत्र रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के बाद अगला शासक बना रामभद्र। ये इतिहास में रामदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। ये नागभट्ट द्वितीय और उसकी रानी इष्टा देवी के पुत्र थे। इसका शासनकाल 833 ईस्वी से 836 ईस्वी तक रहा, यानी ये मात्र 3 वर्ष के लिए ही शासक रहे। और इन 3 वर्षों में भी ये गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अत्यंत कमजोर शासक सिद्ध हुए। अभी तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश का कोई भी शासक बंगाल के पाल वंशियों से पराजित नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले ऐसे शासक थे जो बंगाल के पाल वंशी शासकों से पराजित हो गए। और इतना ही नहीं, जो इसके पिता नागभट्ट द्वितीय के समय इतना बड़ा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था, उसके कई भाग इसके समय स्वतंत्र हो चुके थे, यानी उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। इसकी इस कायरता को देखकर इसके पुत्र मिहिर भोज ने इसकी हत्या कर दी। इसका पुत्र मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक और अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। इसीलिए अपने पिता की कायरता को देखकर उसने इसकी हत्या कर दी और शासक बन बैठा। इसलिए मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं रामभद्र के बारे में। तो देखना, रामभद्र, इसका उपनाम मिलता है रामदेव, यानी इतिहास में ये रामदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। ये नागभट्ट द्वितीय वह इष्टा देवी के पुत्र थे। नागभट्ट द्वितीय और इष्टा देवी का पुत्र, ये अत्यंत निर्बल शासक सिद्ध हुए। ये अत्यंत निर्बल शासक सिद्ध हुआ। इसके समय गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के कई भाग स्वतंत्र हो गए। इसको पाल वंशी शासक, बंगाल का पाल वंशी शासक था धर्मपाल, और इसके समय उसकी हो चुकी थी मृत्यु, और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र शासक बना था देवपाल। तो इसके समय पाल वंशी शासक था देवपाल। इसके समय पाल वंशी शासक देवपाल ने इसको परास्त किया।
इसकी हत्या इसके पुत्र मिहिर भोज ने की और इसीलिए मिहिर भोज को कहा जाता है पितृहंता शासक, यानी ये अपने पिता की हत्या करके राजा बना था, इसीलिए इसको पितृहंता शासक कहा जाता है। इसमें एरो लगा के नोट करना है, इसीलिए इसे पितृहंता शासक कहा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पितृहंता शासक हो गया मिहिर भोज और ये अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक बना था। तो ये हो गया रामभद्र। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कक्षा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली कक्षा में।